हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में लिया है, चाहे 1, 2, 3, 4, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। तो एक एक करके हम देंगे। पहला है इंटरनेट बैंकिंग पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग भी कहते हैं। इससे हम इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिससे ये काफ़ी स्पीडी रहता है, कन्वीनियंस रहता है। इसके फ़ीचर्स क्या है? इसके फ़ीचर्स है अकाउंट मैनेजमेंट, यानी हम अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज़ देख सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से अकाउंट्स के बीच में बिना बैंक ब्रांच जाए। बिल पेमेंट्स, कोई भी अपना बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड बिल्स या कोई भी बिल हम पे कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लोन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सर्विस, तो इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज़ वगैरह में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट है कि ये कन्वीनियंट रहता है, 24/7 अवेलेबल रहता है, स्पीडी है, ट्रांजैक्शंस क्विकली हो जाती है विद इन सेकेंड्स, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, बिना बैंक ब्रांच जाए हमारा काम हो जाता है घर बैठे और हमें कोई भी फ़िज़िकल पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। एनहांस सिक्योरिटी, तो बैंक्स जो है वो एडवांस इंक्रिप्शंस यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस प्रोटेक्टेड रह सके। एक्सेसिबिलिटी, इससे जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं वो भी बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बट कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि सिक्योरिटी रिस्क, तो क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो साइबर थ्रेट्स भी हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे हैकिंग, फ़िशिंग वगैरह। टेक्निकल इश्यूज़, क्योंकि इंटरनेट के बिना यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, तो कहीं पे अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है या फिर टेक्निकल इशू है तो पेमेंट में डिले हो सकती है। यूज़र एजुकेशन, तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं होते उतने, तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसे यूज़ करने में। अब नेक्स्ट है पोंजी स्कीम्स। पोंजी स्कीम्स एक तरह की फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है, जो कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको हाई रिटर्न देंगे बहुत ही कम रिस्क के साथ, और ये काफ़ी कंट्रीज़ में इलीगल भी है। पोंजी स्कीम्स का कहना है कि 45 डेज़ के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50% रिटर्न मिलेगा, और 90 डेज़ के लिए आप करते हैं तो 100% रिटर्न मिलेगा। तो इसके मैकेनिज़्म देखते हैं। तो सबसे पहले ये अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, उनको प्रॉमिस करते हैं कि आपको हाई रिटर्न देंगे बहुत ही कम रिस्क के साथ, और एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। शुरुआत में ये इन्वेस्टर्स को कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, रिक्रूटिंग मोर इन्वेस्टर्स। और जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स जॉइन होते हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन को, मतलब नए इन्वेस्टर से ये लोग पैसे लेके पुराने वालों को उनका रिटर्न वापस करते हैं। बट ये स्कीम तब कोलैप्स होती है जब नए इन्वेस्टर्स आना ही बंद हो जाते हैं, और इस टाइम पे क्या होता है कि जो प्रमोटर होता है वो गायब हो जाता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉस झेलना पड़ता है। अब हम इस स्कीम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ये वादा करते हैं कि हाई रिटर्न देंगे बहुत ही कम रिस्क के साथ, चाहे मार्केट कंडीशंस कैसी भी हो, रिटर्न ज़रूर मिलेंगे, इसकी गारंटी देते हैं। अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट, तो पॉन्जी स्कीम्स जो हैं वो ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड होते हैं, किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी होती है, काफ़ी ज़्यादा हिडन टर्म्स होते हैं, तो और ये प्रेशराइज़ करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो वापस से री इन्वेस्ट करें। इसके इम्पैक्ट क्या हैं? तो जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉस का सामना करना पड़ता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और काफ़ी बार इन इन्वेस्टर्स पे लीगल कार्रवाई भी होती है, जैसे इन पे फ़ाइन लगाया जाता है या जेल भी जाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में इलीगल भी है। इरोजन ऑफ ट्रस्ट, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो इन्वेस्टमेंट में से हट जाता है इस स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के बाद। प्रिवेंटिंग पॉन्जी स्कीम्स, तो हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? तो पहला है कि हम पहले से सारी चीज़ें रिसर्च कर लें एंड वेरीफाई कर लें स्कीम को कि वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। अनरजिस्टर्ड स्कीम में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
दूसरा स्पेक्टिज़्म, अगर हमें कोई भी डाउट रहता है कि ये सही है या नहीं है, इसमें रिस्क होगा कि नहीं होगा, तो हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन, हमें सिर्फ उसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि क्लियर है एंड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन रखती है। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि एक सिंगल एसेट में इन्वेस्ट ना करके हम मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारा रिस्क कम हो सके और प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, जिससे रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्ट करके। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, तो पहला है रिस्क रिडक्शन, तो इससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हमारा स्टॉक में लॉस होता है और बॉन्ड में प्रॉफिट, तो हमारा रिस्क एंड प्रॉफिट बैलेंस आउट हो जाता है। सेकंड, स्मूदर रिटर्न्स, तो इससे हमारे को मोर स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल रिटर्न मिल सकते हैं। कैपिटल प्रिजर्वेशन, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करते हैं तो हमारा जो लॉस होने का चांस है वो कम हो जाता है। एक्सपोजर टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, तो डाइवर्सिफिकेशन से इन्वेस्टर्स एडवांटेज ले सकते हैं अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स एंड मार्केट्स का। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, पहला एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ एंड कैश। सेकेंड, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट कंट्रीज़ तक स्प्रेड करना। थर्ड, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में करना, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी। इन्वेस्टमेंट स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स अपनाना, जैसे कि ग्रोथ, वैल्यू एंड इनकम स्ट्रैटेजीज़। इसके चैलेंजेस क्या है? कभी कभार ओवर डाइवर्सिफिकेशन से हमारे पोटेंशियल रिटर्न्स डाइल्यूट हो सकते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो हमें उसको मतलब उन पे ध्यान रखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है रेगुलरली, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तीसरा है कॉस्ट, तो डाइवर्सिफिकेशन से कभी कभार हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाती है और फीस भी ज़्यादा लगती है। अब है ऑनलाइन फ्रॉड्स। ऑनलाइन फ्रॉड्स यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो गलत प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेना या फिर उनसे पैसे ठगना, तो वो सब ऑनलाइन फ्रॉड्स के अंदर आता है। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स, पहला होता है फ़िशिंग। फ़िशिंग के अंदर क्या होता है कि फ्रॉडस्टर्स फेक ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स भेज देते हैं, जिससे कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सके, जैसे कि लोगों का पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स। आइडेंटिटी थेफ्ट, इसका मतलब होता है कि फ्रॉडस्टर किसी और की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है फ्रॉड करने के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स के अंदर आता है कि हम उस चीज़ के पैसे दे देते हैं जो कि हमारे पास कभी डिलीवर ही नहीं हुआ, या फिर हमारे पास कोई गलत सामान ऑर्डर हो जाता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, तो फ्रॉडस्टर्स दूसरे का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। लॉटरी एंड प्राइज़ स्कैम्स, तो इसके अंदर स्कैमर्स जो है वो कुछ मैसेज भेजते हैं कि आपको इतने की लॉटरी लगी है एंड इसको क्लेम करने के लिए आपको कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो वहाँ से ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ऑनलाइन डेटिंग एंड रोमांस स्कैम, यहाँ पे स्कैमर्स फेक प्रोफाइल बनाते हैं, विक्टिम के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद बोलते हैं कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है उनके लाइफ में, और सामने वाले से पैसे ठग लेते हैं। 7 है बिज़नेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़, तो इसमें बिज़नेस ईमेल भेजे जाते हैं और कहते हैं कि आपको मतलब कुछ पैसे भेजने पड़ेंगे तो आपको ये नौकरी मिल सकती है। फेक चैरिटीज़, तो फ्रॉडस्टर्स कुछ फेक चैरिटी वेबसाइट्स बना लेते हैं, डोनेशन के नाम पे पैसे ठगते हैं। तो इससे हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैला सकते हैं लोगों के बीच, जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बच सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं हम अपने क्रेडिट कार्ड में एंड बाकी सारी चीज़ों में। सिक्योर वेबसाइट्स, तो हम सिर्फ सिक्योर वेबसाइट्स पे ही लॉगिन वगैरह करें, किसी भी अननोन वेबसाइट पे हम ना अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मॉनिटरिंग अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को रेगुलरली चेक करते रहें। सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को अपने रेगुलरली अपडेट करते रहें, जिससे कोई भी वायरस वगैरह ना आए उसमें।
रिपोर्टिंग फ्रॉड्स, अगर कोई हमारे साथ होता है फ्रॉड, तो हम उसको तुरंत रिपोर्ट करें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि अपने फाइनेंस को ढंग से मैनेज करना, जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए एंड आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके। इसके अंदर आता है बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड ढंग से स्पेंड करना। पहला है बजटिंग, तो यानी कि अपने इनकम को लिस्ट कर लेना सभी चीज़ों में कि कितना आपका एक्सपेंस है एक महीने का, एंड कितनी आपकी सेविंग है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। और एक ऐसा बजट आपको बनाना है जिसके अंदर आप अपनी इनकम का 50% नीड्स पे खर्च करें, 30% अपने वांट्स पे खर्च करें, एंड बाकी 20% को आप सेव कर लें। सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही आपकी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में काम आएगी। अवॉइडिंग डेब्ट एंड मैनेजिंग क्रेडिट, अगर आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है तो आप जो कर्ज़ लेने को अवॉइड कर सकते हैं, और एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं, और हायर इंटरेस्ट लोन लेने से बच सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए, जैसे कि आपको आगे चल के क्या करना है, जैसे घर खरीदना है या बच्चों की एजुकेशन के लिए फ़ंड करना है, कंफर्टेबल रिटायरमेंट करना, और एक रोड मैप बनाना है जिससे कि आप उन गोल्स को पूरा कर सकें। इमरजेंसी फ़ंड, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होने के कारण आप अपने इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम आती है, और एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है। और आप रिव्यू कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लान्स को डेली, और अपने डिसीज़न ले सकते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। बेनिफिट्स क्या हैं, ये इससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, आप अपने गोल्स को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाते हैं, और वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। अब है यूपीआई। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक रियल टाइम सिस्टम है जो कि एनपीसीआई ने डेवलप किया था आरबीआई के साथ मिलके। तो इसका कॉन्सेप्ट है, यूपीआई के थ्रू आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं, और अपने बिल पेमेंट्स, मर्चेंट ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं आसानी से घर बैठे ही। और इसके एग्जांपल्स है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। इसके की फ़ीचर्स है कि रियल टाइम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे, 24/7 अवेलेबल रहता है, सिंगल जगह पे सिंगल ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं, क्यूआर कोड पेमेंट्स कर सकते हैं, किसी के फ़ोन नंबर पे भेज सकते हैं, यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे भेज सकते हैं, अपनी यूटिलिटी बिल्स भर सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं, फ़ीस भर सकते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं इसके अंदर, यूपीआई पिन से प्रोटेक्टेड रहता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लगा सकते हैं, एनक्रिप्टेड रहता है बैंक के थ्रू। एडवांटेज है इसके कि कन्वीनियंस है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, हमें बिना बैंक ब्रांच जाए कहीं भी जाए हम कर सकते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र, और इससे डिजिटल पेमेंट प्रमोट होती है रूरल एरियाज़ में भी। यूजेज एंड एडॉप्शन, तो इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, और गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है कि इसे और ज़्यादा पॉपुलर बनाया जाए, जिससे कि और ज़्यादा बिजनेसेस इसे यूज़ करें और कैशलेस ट्रांजैक्शंस को और ज़्यादा प्रमोट करें। और फ्यूचर में भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस लाए जाएंगे इसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि आज जो हमारे पास मनी है उसकी जो वर्थ है वो कई गुना ज़्यादा है उस मनी से जो हमारे पास फ्यूचर में होगी। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपको आज चॉइस दी जाए कि आप मेरे से आज 10,000 रुपये ले लो या फिर फ्यूचर में वही 10,000 रुपये ले लेना, तो आप क्या करोगे? आप आज ही लेना प्रेफर करोगे, क्योंकि अगर आप आज 10,000 रुपये लेते हो तो आप उसे इन्वेस्ट करके फ्यूचर में और ज़्यादा उससे बना सकते हो। फैक्टर्स जो कि टीवीएम को इन्फ्लुएंस करते हैं, पहला इंटरेस्ट रेट। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी और प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। टाइम पीरियड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी पे। और रिस्क भी इन्फ्लुएंस करता है टीवीएम को। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, पहला प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि अगर फ्यूचर में आपको एक सर्टेन वैल्यू चाहिए तो आपको प्रेजेंट में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PV इक्वल्स टू FV अपॉन 1 प्लस R रेज टू द पावर N, जहाँ पे FV है फ्यूचर वैल्यू, R है इंटरेस्ट रेट और N है नंबर ऑफ़ पीरियड्स। फिर है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यानी कि
प्रेजेंट में अगर हम एक अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में हमें कितना मिलेगा, वही उसकी फ्यूचर वैल्यू होती है। इसका फॉर्मूला होता है FV=PV इंटू 1+R⁴n। एप्लीकेशन ऑफ TVM, तो इसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को। लोन रीपेमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं जिससे हम अपने गोल्स अचीव कर पाए जल्दी से जल्दी, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप खुद पढ़ सकते हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर। तो ये एक यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि ज़रूरी होता है ये जानने के लिए कि हमारी कंट्री में कितने ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं। और ये एक की डॉक्यूमेंट है टैक्स रिलेटेड पर्पस के लिए। पैन इशू करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसका स्ट्रक्चर होता है, पैन एक 10 कैरेक्टर का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जिसके अंदर शुरू के 5 कैरेक्टर्स लेटर होते हैं, फिर 4 कैरेक्टर्स नंबर होते हैं और लास्ट कैरेक्टर लेटर होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पैन, तो टैक्सेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में ये मैंडेटरी होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पैन ज़रूरी होता है कोई भी बैंक डिपॉज़िट करने के लिए, प्रॉपर्टी ख़रीदने बेचने के लिए, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इससे बैंक्स की हेल्प हो जाती है KYC करवाने में। लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, तो लोन्स लेने के लिए और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिए ज़रूर कंपलसरी होता है ख़रीदने या बेचने के लिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट हो सकती है। बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के लिए ये ज़रूरी होता है, GST नंबर लेने के लिए ज़रूरी होता है और बिज़नेस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही कर सकते हैं। बस वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आधार कार्ड वगैरह दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूटिलिटी बिल्स वगैरह दे सकते हैं और एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो हमें बताना है कि किस किस चीज़ों में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला है एफडी के अंदर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक साथ जमा करवा देते हैं एंड एक टाइम के बाद आप उसे निकलवा सकते हैं विद इंटरेस्ट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। इसका लॉक इन पीरियड है 15 साल। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड है जो कि स्मॉल सेविंग और इनकम टैक्स सेविंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। और फिर है इक्विटी शेयर्स, यानी आप किसी कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं जिससे कि आप उस कंपनी की ओनरशिप ले सकते हैं थोड़ी बहुत। एंड इसका जो रिटर्न है वो बेस्ड है होता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे और मार्केट कंडीशन पे। म्यूचुअल फंड्स जो है पैसे लेते हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं डाइवर्स सिक्योरिटीज़ में जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड या फिर बाकी सारे एसेट्स। इसके बेनिफिट ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको प्रोफेशनलिज्म मिल जाता है। प्रोफेशनल्स आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट ही होता है और रिस्क कम हो जाता है। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई लैंड वगैरह ख़रीद सकते हैं, फिजिकल एसेट ख़रीद सकते हैं या फिर अपना घर रेंट पे चढ़ा सकते हैं। बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स लेंड करते हैं अपनी मनी किसी भी एंटाइटी को एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। उससे आप पैसे कमा सकते हैं, फ़िक्स इनकम ले सकते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके अंदर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही मिल जाता है। गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड काफ़ी ज़्यादा सही है इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि गोल्ड के दाम जो है वो आगे चल के बढ़ने ही वाले हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, SIPs भी इसे बोलते हैं, ये एक मेथड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का रेगुलरली। और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के साथ आप काफ़ी ज़्यादा इससे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं वापस। रिकरिंग डिपॉजिट, इसके अंदर आप
रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी डिपॉज़िट करते रहते हैं और आपको फिर बाद में मिल जाता है इंटरेस्ट के साथ। रेगुलरली सेविंग हैबिट भी बनती है इससे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यू टैक्स रेजिम एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम का इंट्रोडक्शन 2020 में हुआ था। तो अब हम पढ़ते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम के बीच क्या डिफरेंस है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कुछ डिडक्शंस कवर होते हैं, जैसे कि पहला सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के तहत आपको डिडक्शन मिल जाता है अप टू 1.5 लाख पर एनम। इसके लिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स है पीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ईएलएसएस एंड एफडी। और फिर है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D के तहत आपको डिडक्शन मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप खुद के लिए भी ले सकते हैं, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी। इससे एंकरेज होते हैं इंडिविजुअल्स कि वो हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें। सेक्शन 80E, तो ई से आप याद कर सकते हैं, ये एजुकेशन लोन्स के लिए होता है। सेक्शन 80E के अंदर डिडक्शन मिलते हैं आपको जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है एजुकेशन लोन पे। ये आप हायर एजुकेशन के लिए जो आप लेते हैं, हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है ये सेक्शन। सेक्शन 80TTA, इससे आपको डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट पे मिलता है, और इसके लिए एलिजिबल अकाउंट है सेविंग अकाउंट बैंक्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। इससे प्रमोट की जाती है हैबिट ऑफ मेंटेनिंग सेविंग अकाउंट। हाउस लोन डिडक्शन, तो सेक्शन 24B के तहत आपको डिडक्शन मिलता है ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन्स अप टू 2 लाख पर एनम। और इससे इंडिविजुअल्स को इंकरेज किया जाता है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे और घर खरीदे वगैरह। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये सारे डिडक्शंस हटा दिए गए हैं और इसके अंदर कोई भी डिडक्शन फॉलो नहीं होता है जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ॉलो किया जाता था। और अब ये यूज़र्स पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन कि उनकी क्या कंडीशन है, उनकी फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। इसका कंपैरिजन यही है कि ओल्ड वाले में सारे डिडक्शंस कवर होते हैं, वहीं न्यू वाले में सारे डिडक्शंस हटा दिए गए हैं। सो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसके फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और वो बेस्ड ऑन इस चीज़ पे वो चूज़ कर सकता है उसे कौन सा ऑप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देखेंगे। पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको कवरेज मिलती है सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर इस टाइम के बाद आपकी मतलब डेथ होती है तो फिर आपको ये कवरेज नहीं मिलता है। इसके फीचर्स है कि प्योर प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको बिना किसी सेविंग कंपोनेंट के। प्रीमियम काफ़ी कम होते हैं दूसरे टाइप के लाइफ इंश्योरेंस से। कवरेज मिल जाती है 10, 20, 30 साल जितने भी आप लेना चाहते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस जो है आपकी पूरी ज़िंदगी चलता है जब तक आपकी डेथ नहीं होती, और जब आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो आपकी फैमिली को मिल जाता है। इसके फीचर यही है कि लाइफ टाइम कवरेज देता है और प्रीमियम उसको अपनी लाइफ टाइम भरने पड़ते हैं जब तक वो ज़िंदा है, और बाद में फिर फैमिली को मिल जाता है। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, इसके अंदर ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस का मिक्स है। इसके अंदर होता ये है कि अगर आपने कोई पॉलिसी ली है, मान लो 20 साल की, 50 लाख की ली हो, तो आप अगर 20 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो वो 50 लाख आपकी फैमिली को मिल जाते हैं, और अगर 20 साल तक आपकी डेथ नहीं होती है तो 20 साल बाद वो पैसे आपको ही मिल जाते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों ही होता है। जो आप प्रीमियम भरते हैं उसमें थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इंश्योरेंस में जाता है और बाकी जो हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है। इन्वेस्टमेंट आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। मनी बैक पॉलिसीज़, मनी बैक पॉलिसी के अंदर ये होता है कि अगर आपने कोई 25 साल की पॉलिसी ली है तो होता ये है कि हर एक 5 साल बाद आपको जो
जितने की भी आपने ली है पॉलिसी, उसका 20% आपको मिलते रहता है। पेंशन प्लान, इसके अंदर आप अपनी वर्किंग लाइफ में प्रीमियम भरते रहते हैं और फिर 60 साल की उम्र के बाद आपको वही पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस हर महीने मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती है जो कि आपके बेसिस पे, आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स में। तो इसका स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो इन्वेस्टर से ये पैसे लेते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर से, और फिर उनको ये स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में एंड अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर गोल्स। एंड जो इन्वेस्टर्स है वो यूनिट्स ख़रीदते हैं म्यूचुअल फ़ंड के, और इन यूनिट्स की जो वैल्यू होती है वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती है। अब हम रोल देखते हैं म्यूचुअल फ़ंड का पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में। तो म्यूचुअल फ़ंड से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, यानी कि म्यूचुअल फ़ंड जो है अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो जिससे कि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। म्यूचुअल फ़ंड के अंदर प्रोफेशनलिस्ट होते हैं जो कि सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके, मार्केट कंडीशन को एनालाइज़ करके और अच्छे से टाइम दे के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स भी मार्केट में इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू। लिक्विडिटी मिल जाती है आपको। म्यूचुअल फ़ंड जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो ख़रीदे और बेचे जा सकते हैं किसी भी बिज़नेस डे पे। रिस्क मैनेज हो जाता है क्योंकि अलग अलग तरह के स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड सपोर्ट करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, क्योंकि इससे आपको मतलब ऑप्शंस वगैरह बहुत सारे दिए जाते हैं कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग में, एजुकेशन फंडिंग में, या फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन में। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम देखते हैं। पहली होती है इक्विटी फंड्स, जो कि प्राइमरली इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में। इसमें हाई रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। हाइब्रिड फंड्स, ये कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी एंड डेब्ट इन्वेस्टमेंट का। इंडेक्स फंड्स जो कि स्पेसिफिक मार्केट का ट्रैक रखते हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स। सेक्टोरल फंड्स, ये फोकस करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स पे, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द शेयर ऑफ ABC लिमिटेड, कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। तो इस टेबल के हिसाब से हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क निकालना है। तो कंपनीज दे रखी है, 3 कंपनी के नाम है, बूम, स्टैग्नेंट, बस्ट, और प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी को P से डोनेट करेंगे और रिटर्न दिया हुआ है, इसको हम R से डोनेट करेंगे। और रिटर्न को पहले परसेंट से डेसिमल में बना लेंगे, यानी 40% को हम लिख देंगे 0.40। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, रिटर्न दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी को रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसी सारी कंपनीज़ का निकाल के लास्ट में सबको प्लस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न 14%। अब हम देखते हैं रिस्क कैसे निकालना है। तो रिस्क निकालने के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मेथड यूज़ किया है। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R, ब्रैकेट में R माइनस ER, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमने ऊपर निकाला 14%, इसका होल स्क्वायर, और ऊपर में पूरे पे स्क्वायर रूट। तो हम अलग अलग सब कंपनीज़ का निकालेंगे। जैसे पहला बूम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.30, रिटर्न था 40%, तो इसको हमने डेसिमल में बदल लिया 0.40, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने ऊपर निकाला 14%, तो उसको हम लिख लेंगे 0.14, और इन सारी चीज़ों को हम फार्मूला में डाल देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी इतनी। ऐसे ही हम सारी कंपनीज़ का निकालेंगे और लास्ट में सबको प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा रिस्क आएगा हमारा निकल के 23.75%। तो जब आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं देख के। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस।
हेल्थ इंश्योरेंस लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, मेडिकल कॉस्ट, एक पर्टिकुलर एक इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो जैसे जैसे मेडिकल का कॉस्ट बढ़ रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस और भी ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहा है। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास रहेगा तो आप टाइमली चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। जो मेडिकल अटेंशन की आपको ज़रूरत है वो आप ले सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन एंड मेडिकल टेस्ट, कंसल्टेशंस हॉस्पिटल एडमिशन से पहले भी, बाद के भी, ट्रीटमेंट जो भी होते हैं, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, तो मेडिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है और हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेडिकल कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत ही ज़रूरी है। टैक्स बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं प्रीमियम्स जो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए देते हैं। पीस ऑफ माइंड, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया रहेगा तो फिर आपके मतलब ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि अगर हम बीमार पड़ गए तो क्या होगा, घर में एक ही कमाने वाला है, तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से आप बच सकते हैं। कवरेज फॉर क्रिटिकल इलनेस, तो काफ़ी सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर क्रिटिकल इलनेस भी कवर होते हैं, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर वगैरह। कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी, तो काफ़ी सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो होते हैं उनका एक नेटवर्क होता है हॉस्पिटल के साथ, तो आप कैशलेस ट्रीटमेंट वहाँ करवा सकते हैं और बाद में जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को पैसे दे देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर फैमिलीज़, तो अगर आपने फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो पूरी फैमिली का आपका हेल्थ इंश्योरेंस उसमें कवर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म सेविंग, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर कुछ क्लेम बोनस भी मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पूरे साल में कुछ भी मतलब इलाज वगैरह नहीं करवाया तो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस उस पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मिस्टर आदित्य, aged 51 years, who is resident in India, compute his total tax liability under both regime, old tax regime and new tax regime, for financial year 2023 to 24। तो एक आदित्य नाम का बंदा है जिसकी एज 51 ईयर्स है, इंडिया में रहता है, तो इसका हमें टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालना है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम में भी और न्यू टैक्स रिजीम में भी, और यहाँ पे हमें एक टेबल दी है इसकी हेल्प से। तो इस टेबल में 4 चीज़ें दी गई हैं। ग्रॉस टोटल इनकम वो है 24,85,000, और इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है टर्म डिपॉजिट में 6 साल के लिए, वो है 1,70,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट वो है 14,000। तो अब हम निकालते हैं। इसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले हमें ग्रॉस टोटल इनकम चाहिए होती है, वो हमें पहले से दे रखा है, और फिर हमें डिडक्शन निकालना पड़ता है जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंडर हमें मिलता है। फिर हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है दोनों ही रिजिम के लिए, ओल्ड और न्यू दोनों के लिए, और फिर हमें लास्ट में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है दोनों रिजिम्स के लिए। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम दी गई है, हमें इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट दिया गया है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट दिया गया है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जो डिडक्शंस होते हैं वो होता है सेक्शन 80C के तहत हमें डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख तक का। तो यहाँ पे हमें 1,70,000 दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम हमारा 1.5 लाख ही अलाउडेड होता है, तो हम 1.5 लाख ही लेंगे। सेक्शन 80D के अंदर हमें मेडिकल प्रीमियम पे मिल जाता है डिडक्शन, तो वो 30,000 दे रखा है, तो वही लेंगे। सेक्शन 80TTA के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे डिडक्शन मिलता है, जो कि यहाँ पे 14,000 दिया हुआ था, लेकिन मैक्सिमम 10,000 ही अलाउड होता है, तो हम 10,000 ही लेंगे। तो अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास पहले से थी, टेबल में दी गई थी, और डिडक्शन हमने निकाल लिए सारे। इन सारे डिडक्शन को हमने प्लस कर लिया, तो टोटल डिडक्शन आ गया 1,90,000। अब हम निकालेंगे टैक्सेबल इनकम।
तो जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से जब हम टोटल डिडक्शन माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। अब ये आने के बाद हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर अप टू 2.5 लाख होता है तो फिर उस पे टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख होता है तो 5% टैक्स लगता है, वो हमने निकाल लिया। फिर 5 लाख से 10 लाख में 20% लगता है, वो निकाल लिया। और अबव 10 लाख जाते हैं तो 30% लगता है, वो निकाल लिया। और सबको बाद में जो जो आया आंसर उसको हमने प्लस कर लिया, तो हमारा टोटल टैक्स निकल गया। फिर सेस लगता है 4% टोटल टैक्स पे, वो हमने निकाल लिया। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई हमारी ओल्ड रिजिम के अंदर, वो है जो टोटल टैक्स आया था प्लस जो हमारा सेस का 4% वाला आया था, उनको हमने प्लस कर दिया, तो हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। अब हम निकालते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो इसमें टैक्सेबल इनकम वही हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम ही, क्योंकि न्यू टैक्स वाले में डिडक्शन नहीं होते हैं। फिर अब हम इसका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो अप टू 2.5 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख में 5% लगता है, वो हमने निकाल लिया। 5 लाख से 7.5 लाख में 10% लगता है, वो निकाल लिया। फिर 7.5 से 10 लाख में 15% लगता है। 10 लाख से 12.5 लाख में 20% लगता है, वो निकाल लिया। 12.5 लाख से 15 लाख में 25% लगता है, वो निकाल लिया। और 15 लाख से ऊपर जाता है तो 30% लगता है, वो हमने निकाल लिया। और बाद में सबको प्लस कर दिया, तो हमारा टोटल टैक्स आ गया इतना। फिर सेस लगता है 4% टोटल टैक्स पे, तो वो हमने निकाल लिया। तो इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई, टोटल टैक्स प्लस सेस का जो 4% निकला वो। तो इसका आ गया 5,02,320 रुपये। तो ये दोनों हमने निकाल लिया, यही हमारे क्वेश्चन में निकालना था। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।